हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्मॉल कैप ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करने वाला हूं जिसने अपने गाइडेंस को साल में 2 बार इंक्रीज किया। साथ ही साथ लास्ट 3 साल में कंपनी का स्टॉक प्राइस देखेंगे तो करीब 7x हुआ है। सो एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच वीडियो टिल द एंड बिकॉज यू गेट टू लर्न सो मेनी थिंग्स एंड लास्ट में गाइडेंस की भी हम यहाँ पे बात करते हैं और फ्यूचर आउटलुक भी देखते हैं इस की कंपनी में कैसा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इन्वेस्टिंग के बारे में। So let's start the video. The company name is Lumex Auto Technology. So कंपनी का चार्ट यहाँ पे देखेंगे। कंपनी के चार्ट के बारे में मैंने बात भी की। कंपनी का प्राइस करीब 7x हुआ है। अभी करीब 1600 के आसपास कंपनी का प्राइस स्टॉक प्राइस ट्रेड हो रहा है। पी कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं तो 92% है। सो इट मीन्स पी एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ है और पी एक्सपेंशन तब होता है जब इन्वेस्टर आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द स्टॉक। नाउ वी सी द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। सो उसके पहले कंपनी की यहाँ पे जर्नी देखते हैं। 20 साल की लास्ट 20 ईयर्स की यहाँ पे कंपनी ने जर्नी दिखाई है 2005 से 2025 तक की। सो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट में देखते हैं तो कंपनी का करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू करती थी 2005 में। नाउ कंपनी रेवेन्यू इज 3637 करोड़ का है। प्रोडक्ट लाइन आप देखेंगे तो कंपनी लाइटिंग्स ओनली में थी, वो भी टू व्हीलर के। नाउ कंपनी इज मेकिंग 30+ एडवांस प्लास्टिक इंटीरियर सॉल्यूशंस, मेटेलिक्स, लाइटिंग्स एंड आफ्टर मार्केट सेंसर्स कंपनी बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक एंड अल्टरनेटिव फ्यूल्स में कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी का एक था, अभी 30 फैसिलिटीज है पैन इंडिया। इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ कंपनी देखेंगे तो कंपनी पहले जो थी रिवर्स इंजीनियरिंग और बिल्ड टू प्रिंट में ही काम करती थी। इसका मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में उनको लेके उनको फिर से उनको देखकर उनको खोलकर समझकर उनको फिर से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। और बिल्ड टू प्रिंट मतलब कि जो ओईएम्स है वही इनको पूरा डेटा देते थे कैसे इसको प्रोडक्ट को बनाना है, तो कंपनी वहां पर थी। नाउ कंपनी अभी करीब 500 से ज्यादा कंपनी के पास इनोवेशन एंड आईपीआर फोकस्ड है। स्ट्रेटेजिक अलायंस कंपनी की देखेंगे तो उस समय 2005 में एक भी नहीं थे, अभी 9 ग्लोबल जॉइंट वेंचर एंड लाइसेंस है कंपनी के। सेक्टर फोकस देखेंगे तो ओनली टू व्हीलर्स पे था। नाउ कंपनी का एक हेल्दी मिक्स है पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में। सो यहाँ पे अगर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो अगर फोर व्हीलर का देखते हैं यहाँ पे तो एडवांस प्लास्टिक में कंपनी कॉकपिट एंड कंसोल, जो कंपनी का आगे का कंसोल होता है, जो कॉकपिट एरिया होता है, वो सारा जो प्लास्टिक का पार्ट होता है वो कंपनी बनाती है। हेडलाइनर्स जो होते हैं वो बनाती है। डोर पैनल्स में जो प्लास्टिक पार्ट होता है दैट कंपनी मेक्स। ट्रिम्स, लूवर्स एंड एयर इनटेक सिस्टम कंपनी बनाती है। टैंक्स कंपनी यहाँ पर जो है बनाती है। मैकेट्रॉनिक्स में देखेंगे तो पावर विंडो स्विच कंपनी बनाती है। टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट्स एंड एंटीनास, दे मेक एंटीनास एज वेल। स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम्स में अगर देखते हैं तो गियर शिफ्टर्स, दे मेक कंट्रोल हाउसिंग, मोनोस्टेबल ई शिफ्टर, स्मार्ट एक्चुएटर, शिफ्ट टावर एंड सीटिंग स्ट्रक्चर। जो मेटल वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ अगर अल्टरनेटिव फ्यूल्स में देखते हैं तो सीएनजी डिलीवरी सिस्टम कंपनी यहाँ पर बनाती है। टू व्हीलर्स के लिए एडवांस प्लास्टिक में अगर देखते हैं तो लैम्प्स, फेंडर्स एंड मैकेट्रॉनिक्स में O2 सेंसर्स, जीपीएस एंड आईवीआई, ये प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बनाती है। स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम अगर टू व्हीलर के लिए देखते हैं तो फ्रेम्स एंड स्विचिंग आर्म्स यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। स्पेशली अगर कंपनी के जो आईसी इंजन पार्ट है, ये इंजन जो रेगुलर इंजन है, जो डीजल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, उसमें ये सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। और स्पेशली ये सारे प्रोडक्ट ईवी में भी यूज हो सकते हैं, ओनली एयर इनटेक सिस्टम को यहाँ पर छोड़कर। और सीएनजी अल्टरनेटिव फ्यूल ये तो अलग ही चीज है। तो इट मेक्स कंपनी ईवी एग्नोस्टिक, मतलब कि अगर अगर ईवी की अगर डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, तो इनको किसी भी तरह का डिमांड में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स एज वेल एज आईसी एंड ईवी दोनों ही जगह पर कंपेटेबल है। स्पेशली अगर कंटेंट पर व्हीकल देखेंगे तो वो यहाँ पे 5x हुआ। कंटेंट पर व्हीकल मतलब कि पहले जो किसी कार में इनका अगर 10 रुपए का प्रोडक्ट लगता था, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अभी यहाँ पे 50 रुपए का हो गया। तो मतलब कि 5x यहाँ पर हुई है। तो अगर ये ग्रोथ बढ़ती है तो अगर कंपनी नए यूनिट्स अगर ऑर्डर नहीं भी मिलते हैं तो कंपनी के एग्जिस्टिंग ऑर्डर से ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होते देखेगा। और ये एक दिखाता है कि कंपनी इज गोइंग डीप इन द वैल्यू सिस्टम, एक सप्लाई वैल्यू सिस्टम में एक डीप जा रही है। मतलब कि अगर खुद सारे ही ये प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, सारा इनका पास चीजें आ जाती है, तो ये इट बिकम हार्ड टू स्विच ना। अगर आप सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपका जो कंटेंट पर व्हीकल अगर बढ़ रहा है, मीन्स योर प्रोडक्ट, यू आर मेकिंग मोर प्रोडक्ट्स एंड कोई भी जो ओईएम है आपकी, उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर बढ़ रही है। सो इट बिकम हार्ड टू स्विच, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में जो ओईएम है वो बहुत जल्दी स्विच करते हैं। जो ओईएम मतलब कि जो महिंद्रा है, टाटा है, जो मारुति है, जो जो इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, जो इनसे असेंबल कराते हैं, वो
चाहे तो किसी और वेंडर्स के पास जाके, किसी और कंपनी के पास जाके उनसे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक डीप इन पार्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, तो स्विचिंग कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है कंपनीज के लिए, तो इतना ईजी नहीं होता स्विच करना, और ये यहाँ पर एक कंपनी का यहाँ पे मोड बनता है। सो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिखी, 5x हुआ लास्ट 5 ईयर में। टू व्हीलर में भी देखेंगे तो 22 से 25 के यहाँ पर कंटेंट पर व्हीकल हुआ है, तो यहाँ पर भी 5x की यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। नेक्स्ट इफ वी सी द प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू, यहाँ पर देखेंगे तो 52% रेवेन्यू एडवांस प्लास्टिक से आता है। तो मतलब कि जो कंपनी का डैशबोर्ड बनता है, जो लूवर्स बनते हैं, जो प्लास्टिक जो कार के जो गेट होता है, डोर्स होता है, जो पैनल में लगते हैं, वो प्लास्टिक्स की यहाँ पे बात हो रही है। एडवांस प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी चीजें करीब 52% कंपनी को के रेवेन्यू में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। 17% देखेंगे तो स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे करते हैं, जो गियर शिफ्टर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर 17% करते हैं। मैकेट्रॉनिक्स जो स्मार्ट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो एडास सिस्टम हो गया, जो स्विच हो गए, जो पहले जो विंडोज आती थी उसमें एक हैंडल होता था, उससे विंडो को ऊपर नीचे करते थे ना, अब स्मार्ट स्विच है, पावर विंडोज है, तो ये जो मैकेट्रॉनिक्स होता है ये वो वाला पार्ट होता है। तो ये यहाँ पर करीब 6% कंपनी को कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर मार्केट यहाँ पर 10% है, जो कि यहाँ पे बढ़ा है। अल्टरनेटिव फ्यूज से 8% आता है, जो इनका सीएनजी सिस्टम यहाँ पे इन्होंने जो डेवलप किया है, और 7% यहाँ पर जो है अदर्स से यहाँ पर देखने मिलता है। कस्टमर वाइज रेवेन्यू यहाँ पे देखते हैं तो 27% एम से आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 27% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक ह्यूज चंक है। 13% देखेंगे तो बजाज करता है, आफ्टर मार्केट से 10% आता है, 9% मारुति है, 5% से यहाँ पर होंडा करता है। टाटा यहाँ पे देखेंगे तो करीब 8% कंट्रीब्यूट करता है, 6% ये LIL कंट्रीब्यूट करता है, एंड 22% यहाँ पे अदर से आता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक रिस्क देखने मिल रहा है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा 27% कंट्रीब्यूट करता है, और ये एक दिखाता है क्लाइंट कंसेंट्रेशन रिस्क। ये लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे इंप्रूव होते दिखा है। लास्ट क्वार्टर करीब अबव 30 था, 32, 35, 37% के आसपास था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नंबर, बट ये यहाँ से इंप्रूव होते यहाँ पे दिखा है, 27% यहाँ पे हुआ है। सो ये एक अच्छा साइन है, बट ये अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कल को अगर महिंद्रा किसी और कस्टमर के पास स्विच करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे लॉस होते दिखेगा। सेगमेंट वाइज यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखते हैं तो 53% यहाँ पर जो है पैसेंजर व्हीकल से है, 24% यहाँ पे टू व्हीलर, थ्री व्हीलर से आता है, 10% आफ्टर मार्केट है, एंड कमर्शियल व्हीकल से 9% है, 4% यहाँ पे अदर प्रोडक्ट से देखने मिलता है। सो यहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ देखने मिली है वो मोस्टली इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पे देखने मिली है। आप देखेंगे तो कंपनी ने आफ्टर कोविड बहुत रैपिड यहाँ पे एक्विजिशन किए हैं। सो यहाँ पर सारे जो कंपनी के एंटिटीज हैं, जो कंपनी ने जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन किए हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्पेशली एबिडा मार्जिन, ओपीएम एंड यहाँ पे पैट मार्जिन हम यहाँ पे देखते हैं। तो आईएससी जिसमें कंपनी का 100% एक्विजिशन यहाँ पर हुआ है, एडवांस प्लास्टिक में है, और सबसे ज्यादा कंपनी को रेवेन्यू करके देती है। 18% का यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और 8.2% का यहाँ पे पैट मार्जिन दिखा है। कंपनी स्टैंड अलोन में देखेंगे तो 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और 3% का यहाँ पे पैट मार्जिन दिखता है। ग्रीन फ्यूल जो कंपनी का लेटेस्ट जो 2024 का यहाँ पर एक्विजिशन है, वो भी यहाँ पे अच्छा कर रहा है। 270 करोड़ का यहाँ से उससे रेवेन्यू करके दिया था 9 मंथ FY26 में। 18.9 मतलब कि ऑलमोस्ट 19% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और 13% का यहाँ पे पैट मार्जिन है। कॉर्नेग्ला देखेंगे कंपनी की जो स्पेनिश इटालियन जो यूरोपियन कंट्री का जो कंपनी की सब्सिडरी है, जिसमें 50% कंपनी का होल्ड है। देखेंगे प्लास्टिक फ्यूल सिस्टम में है, 129 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू किया था 9 मंथ में, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट 23% का यहाँ पे देखने मिल रहा है। कंपनी की दो सब्सिडरी यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है वेरी लेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेगेटिव पैट में है। जॉब देखेंगे तो नेगेटिव ओपीएम और नेगेटिव पैट में है। तो ये दो कंपनी यहाँ पर कंपनी का टर्नआउट देखने मिल सकता है, इसको देखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कंपनी को ये काफी कम रेवेन्यू यहाँ पर दिखाते हैं, ओनली 28 करोड़ और 13 करोड़ से कंपनी को 9 मंथ में यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ये दोनों ने योवोको एंड जॉब ने यहाँ पर दिखाया है। कंसोलिडेटेड अगर देखते हैं यहाँ पर तो 3453 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने मिला है टोटल 9 मंथ में। 14% का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, और 7.1% का यहाँ पर पैट मार्जिन देखने मिला है। तो ये सारी सब्सिडरी वाइज यहाँ पर सेगमेंट वाइज हमने यहाँ पर अपने इनका जो बिजनेस है यहाँ पर हमने देखा है। सो ये कंपनी का एक बिजनेस मॉडल है। पर्टिकुलरली सेक्टर की बात करूँ तो एक माइल्डली कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर है, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे प्लेयर नहीं है और बहुत कम भी प्लेयर नहीं है। सो ज्यादा बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ये। साथ में अगर देखेंगे कि पैट मार्जिन पर्टिकुलरली यहाँ पे देखेंगे तो 6 से 10 के बीच में एक अच्छा मार्जिन यहाँ पे माना जाता है। तो 7 का यहाँ पे 7.1 का जो 9 मंथ का यहाँ पे मार्जिन निकल के आ रहा है पैट मार्जिन, तो एक यहाँ पे एक अच्छा नंबर है। और जैसे ही ये सब्सिडरी अगर अच्छा करती है, ये जो
अभी नेगेटिव में नेगेटिव पैट में यहाँ पे दिख रही हैं, तो यहाँ से पैट मार्जिन यहाँ से इंप्रूव होता ही दिखेगा। तो सेगमेंट तो काफ़ी अच्छा है, बिजनेस भी ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखा है इनका। और जिस तरीके से जीएसटी रैशनलाइजेशन है, प्रीमियमाइजेशन है, और जो टेलीमेटिक्स स्पेशली जो गाड़ी में बढ़ रहा है, तो वो यहाँ पे एक टेलविंड इस पर्टिकुलर बिजनेस को देती है। सो नाउ अब नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स में एक असली गेम समझ में आता है। सो अगर कंपनी के यहाँ पे नंबर्स देखते हैं, तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 12,500 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। 47.6 के पी पे कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, तो एक प्रीमियम पे कंपनी ट्रेड हो रही है। स्पेशली ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए पी देखेंगे तो काफी यहाँ पे हाई है, एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे कंपनी यहाँ पर ट्रेड हो रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम कंपनी का डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.05 यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो कि एक हाई है, लेकिन क्योंकि एक एसिड हैवी कंपनीज होती हैं ये, तो इनमें डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई ही होता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है 1 के अगर नीचे हो तो एक कंफर्टेबल नंबर माना जाता है। साथ ही साथ अगर एसेट टर्नओवर यहाँ पे देखते हैं तो 1.25 का है। सो यहाँ पर ये भी बढ़ते हुए देखना जरूरी है। 1.25 इज गुड, बट इसके ऊपर अगर आता है तो कंपनी में का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो दिखाती है यहाँ पर। तो अराउंड 1.6 1.7 का यहाँ पर एसेट टर्नओवर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस कंपनी से। सो अगर यहाँ क्वार्टर्स के नंबर देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ अगर देखते हैं तो सुपर, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। देखेंगे तो 49, 35 एंड मार्जिन भी यहाँ पे स्टेबल और ग्रोइंग है। 13 अभी 14 का करंट जो लास्ट क्वार्टर था उसका यहाँ पे 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन दिखा है, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे क्वार्टरली भी दिखते हैं। सो अगर यहाँ पीएनएल के नंबर देखते हैं तो कंपनी का अगर ईयर ओवर ईयर यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं तो 36, 22, 52% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी है, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक हाई ग्रोथ इंजन यहाँ पर एक कंपनी दिख रही है। लास्ट 3 साल की अगर ग्रोथ सीएजीआर देखेंगे तो 34% यहाँ पे निकल के आ रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 41% की यहाँ पे ग्रोथ दिखी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ग्रोथ में कोई यहाँ पे इशू नहीं है। और यही रीजन की कंपनी को इतना अच्छा प्रीमियम वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 36% की लास्ट 3 ईयर की, और ट्रेलिंग 12 मंथ का देखते हैं तो 57% का यहाँ पे दिख रहा है। रिटर्न एंड इक्विटी भी यहाँ पे एक्सपेंड होते हुए दिख रहा है, तो ये दिखाता है कि कंपनी के जो प्रॉफिटेबल रेशियोज हैं वो भी यहाँ बेटर होते दिख रहे हैं कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ। नाउ कंपनी अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो लास्ट ईयर 2025 का प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो करीब 6% आया था, और अभी अपन ने 9 मंथ का डेटा जो पहले देखा उसमें करीब 7.1 का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखा है। तो इंप्रूव होते ये भी यहाँ पर दिख रहा है, जो कि डायरेक्टली आरओई को इम्पैक्ट करता है। आरओई को यहाँ पर और अच्छे नंबर्स यहाँ पे दिखते हैं आरओई के, अगर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है तो। ना अगर यहाँ पे बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। इसका मतलब कि कंपनी ने किसी तरह का यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है। ये दिखाता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कितने कॉन्फिडेंट है कंपनी को लेकर, दे डू नॉट वांट टू डाइल्यूट देयर स्टेक इन द कंपनी। ये एक पॉजिटिव साइन होता है। रिजर्व अगर देखेंगे तो कंपनी के कांस्टेंट यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं, तो कंपनी ने अपनी अर्निंग को रिटेन यहाँ पर किया है और उसको रीयूज किया है कंपनी के इन्वेस्टमेंट में। बोरिंग्स भी यहाँ पे देखेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ी है, स्पेशली अगर 2022 के बाद से यहाँ पे देखते हैं, कोविड के बाद से 165, 664, 810, 902 करोड़ लास्ट ईयर इसका रहा है, तो बहुत तेजी से यहाँ पे डेट बढ़ा है। और सितंबर 2025 का देखेंगे तो 1100 करोड़ के क्रॉस यहाँ पे बोरिंग्स यहाँ पे कर दिया है। सो ये यहाँ पर थोड़ा कंसर्निंग है। डेट टू इक्विटी हमने जो देखा 1 के पास है। अब ये डेट प्रोडक्टिव है कि नहीं, कंपनी डेट तो ले रही है लेकिन वो उससे जो है एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रही है कि नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे नंबर्स में देखते हैं। सो बोरिंग्स अगर हम बहुत डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दोनों यहाँ बढ़ते दिखी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जनरली तब पड़ती है जब कंपनी को एक शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है, जो कि उनके कंपनी के डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल को फंड करने के लिए पैसा लेना पड़ता है, तो तब होता है। ये तभी होता है जब या तो कंपनी कैश को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, कैश कंपनी में आ नहीं रहा है, और कंपनी को जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अगर उसके आरओई से कंपेयर करते हैं तो। सो ये रीज़न होता है जब शॉर्ट टर्म लोन्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे बढ़े हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल में कहाँ से क्या दिक्कत आ रही है। लीज लाइबिलिटी भी अगर देखते हैं यहाँ पे बढ़ी हुई है, कंपनी ने जो नए नए अपने प्लांट्स खोले हैं तो वहाँ के लिए जो लैंड लिया है उस कारण ये लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। नाउ नेक्स्ट अगर अदर लाइबिलिटीज में यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेड पेबल्स यहाँ पे बढ़े हुए हैं कंपनी के, जो कि ठीक है ना। अगर एसेट साइड में हम देखते हैं तो फिक्स एसेट भी कंपनी के कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए देखे हैं, स्पेशली 2022 के बाद से। तो ये दिखा रहा है कि कंपनी ने जो भी डेट लिया है वो यहाँ पर कंपनी ने अपने वहां पे एसेट बनाए हैं उस डेट से। तो कंपनी के जो भी एक्विजिशन अभी देखा हमने 9 जॉइंट वेंचर्स और एक्विजिशन है वो मोस्टली कंपनी ने डेट से ही किया, मतलब 100% डेट से ही किया। कंपनी ने किसी तरह का यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन नहीं किया है। लैंड यहाँ पे बढ़ते हुआ देखा है देखेंगे तो, और साथ ही साथ बिल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है, और मशीनरी जो इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर
ऐसी कंपनी के लिए, ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए जिनके लिए फैक्ट्री ही इनका जो मेन बिजनेस होता है। यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं ये देखेंगे तो ये भी एक यहाँ पे कंसर्न है। डिप्रिशिएशन भी बढ़ा है, जैसे जैसे नए नई कंपनी अपना इक्विपमेंट लेगी, पुराने इक्विपमेंट का जो जैसे जैसे वेस्ट बढ़ेगा, डिप्रिशिएशन यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। वर्किंग कैपिटल अगर देखेंगे, करंट वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे देखेंगे तो ये भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, मतलब कि कंपनी अभी भी कैपेक्स कर रही है कंटिन्यूसली। नाउ अगर अदर एसेट यहाँ पे देखते हैं सो इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ी हुई है। अब जो जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है कंपनी की, तो इन्वेंट्री भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखती है, तो ये यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे जंप बढ़ता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर डेटा डे भी यहाँ पे देखने पड़ेंगे। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि कंपनी को कितना पैसा लेना है, तो ये लेने वाला जो पैसा है यहाँ पे बढ़ते हुए जा रहा है, मतलब कि कंपनी को भी ये पैसा मिला नहीं है, सो इसको भी यहाँ पे देखना होगा। कैश एंड इक्विवेलेंट देखेंगे तो यहाँ पे कम होते हुए दिखे, 138 करोड़ थे, नाउ अभी देखेंगे तो 99 करोड़ है। सो ये यहाँ पे कम हुआ, इट मींस कंपनी इज वर्निंग देयर कैश। अगर आप कैश फ्लो को हम यहाँ पे देखते हैं तो कैश फ्लो देखेंगे तो कंपनी नेट कैश फ्लो पॉजिटिव पे है, 21 करोड़ का कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, 118 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का फ्री कैश फ्लो है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो 290 करोड़ का मार्च 2025 में कंपनी ने किया है, मतलब कि पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 290 करोड़ कंपनी ने यहाँ पर कैश कंपनी को आया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखेंगे तो माइनस 216 करोड़ दिख रहा है, मतलब कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स जो किए हैं साथ में वहां पर कंपनी का इन्वेस्टमेंट रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो -53 करोड़ है, या तो कंपनी ने डेट दिया है या इंटरेस्ट पेमेंट किया है, डिविडेंड यहाँ पर दिया है, तो ये चीजें यहाँ पर है हुई है ना। CFO बाय OP मतलब कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना कैश फ्लो आया, तो ये 78% है। इट मीन्स कि जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया उसका 78% कैश कंपनी को आया है, तो अराउंड 80 मान लेते हैं इसको, तो ये ठीक है। अगर 8 के पास है तो ठीक है, लेकिन इसके नंबर पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये यहाँ से कम होते हुए दिखा है, तो 78% है, फिर भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ पे कोई इशू, यहाँ पर मेजर इशू नहीं दिखता है। सो अगर यहाँ पे रेशियोज देखेंगे तो डेटा डेज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, ये कंसर्निंग यहाँ पे साइन है। अगर ये और बढ़ते हैं तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे इशू हो सकता है, कंपनी को शॉर्ट टर्म और लोन लेना पड़ सकता है, जिससे कंपनी के मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो ये भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे, तो ग्रोथ से ज्यादा यहाँ पे इन्वेंट्री डेज बढ़ते हुए दिखे हैं, ग्रोथ के अगर कंपेयर करते हैं तो ये भी यहाँ पे एक इशू है। तो यहाँ से नंबर में या तो प्लेटो हो या तो यहाँ से डिक्लाइन होते दिखे, जब एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखेगा। सो इसको देखना है, यहाँ पर मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेज पेएबल देखेंगे, ये भी कंपनी के बढ़े, तो कंपनी ने पैसा लेट दिया भी है अपने जो जिनसे माल खरीदते हैं, जिनसे रॉ मटेरियल लेते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल 24 डेज का यहाँ पे निकल गया, तो ये नंबर ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज यहाँ पे नेगेटिव है, इट मींस की कंपनी जो है अपने वेंडर्स को लेट पैसा दे रही है और अपने OEM से पहले पैसे ले रही है, तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर ये है। अगर वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव होते हैं तो कंपनी अपना जो वर्किंग कैपिटल है वो अपने OEMs के पैसों से फंड कर रही है। ROCE अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बढ़ते हुए दिखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये बताता है कि बिजनेस में कितने जो पैसा डाला उससे कितने % रिटर्न मिला है। तो ये इतना डेट लेने के बाद भी यहाँ पे ये इंक्रीज होते हुए दिखा है, 19% पे है ये। सो ये एक पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि कंपनी ने जो भी डेट लिया है वो डेट प्रोडक्टिव है, वो डेट कंपनी को वैल्यू क्रिएशन करके दे रहा है ना। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कंपनी का देखते हैं तो करीब 56% कंपनी के स्टेक होल्डर्स जो कंपनी के प्रमोटर हैं उनका है। यहाँ पर FII और DII मिला के 24% का है, जिसमें 8% FII है और 16% यहाँ पे DII की पोजीशन है, और अराउंड 19.5% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग्स है। सो नंबर्स आर स्ट्रॉन्ग, बस दो ही चीजें यहाँ पे जो डेट को कंपनी मैनेज कैसे और आगे करती है। अभी तक तो डेट कंपनी अच्छे से मैनेज कर रही है, लेकिन जो यहाँ पर रेशियोज है, जो डेटा डेज है, ये यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। सो अगर यहाँ पे ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी की देखते हैं तो कंपनी के पास टोटल 1450 करोड़ के ऑर्डर हैं एज ऑन डेट। अब ये एज ऑन डेट ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते रहते हैं, जैसे भी कोई भी नई चीज आती है, नई कोई भी मॉडल आया है, फिर कोई भी एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, वहां से कंपनी को मिलता है। लेकिन अभी जो इन हैंड ऑर्डर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1450 करोड़ के कंपनी के पास ऑर्डर है, जो कि कंपनी को एग्जीक्यूट करना है FY29 तक। तो अगर ऑर्डर को आप देखते हैं तो ऑर्डर को अगर डिवाइड करते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से, तो एडवांस प्लास्टिक में करीब 52% है, स्ट्रक्चर कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे तो 12% है, मैकेट्रॉनिक्स में करीब 24% है, और अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो कंपनी की ग्रीन फ्यूल कंपनी जो एंटिटी को
एक्वायर किया था, जो सीएनजी में काम करते हैं, वहां से करीब 12% का यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर है। ये सारे अमाउंट भी लिखा हुआ है करोड़ में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो कंपनी का जो 40% ऑर्डर है वो देखेंगे तो फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी से आ रहा है, मतलब कि जो ईवीज का के लिए स्पेशली आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है कार्स में वहां से आ रहा है, और ग्रीन फ्यूल से आ रहा है। तो कंपनी का जो गाइडेंस भी है, जो कि हम आगे देखेंगे, ऑर्डर मिले हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। कंपनी का जो गाइडेंस है वहां पर जा रहा है, और वहां पे मार्जिन भी अच्छे होते हैं। सो कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे गाइडेंस दिया है 2031 तक के लिए। तो कंपनी का एक ये 4-4 स्ट्रेटेजी है 2020-20, जिसमें मिनिमम सीएजीआर कंपनी ने जो टारगेट किया है 20% का किया है, जो कि कंपनी अगर यहाँ पे देखते हैं तो रेवेन्यू सीएजीआर 38% यहाँ पे करंटली चल रहा है, जो कि 20 से काफी ज्यादा है। तो इस टारगेट को कंपनी ने अचीव कर लिया है। इबिडा मार्जिन कंपनी का, इबिडा मार्जिन जो कंपनी ने गाइड किया है वो 20% का यहाँ पे किया है, जो कंपनी का भी 14.4% है। तो ये यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है कि इबिडा मार्जिन कैसे इंप्रूव होता है। कंपनी की सब्सिडरी जो हमने देखा वो अगर अच्छा करती है तो यहाँ से ये अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। आरओसी अगर देखते हैं तो 20% कंपनी ने यहाँ पे गाइड किया है, जो अभी 17% पे है, और अभी जो रिसेंट नंबर्स है उसमें करीब 20% के आसपास, यहाँ पर 19% के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो ये यहाँ पर ये भी अगर अगर कंपनी का यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं तो कंपनी ने 2031 तक के लिए एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस यहाँ पे दिया है। 4 फॉल स्ट्रेटेजी कंपनी ने इसको यहाँ पर बोला है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस देखेंगे तो 20% का यहाँ पे दिया है कि हर ईयर ये 20% का सीएजीआर से यहाँ पे ग्रो होते दिखेंगे। तो कंपनी करंट अगर देखेंगे तो 38% यहाँ पे ग्रो हो रही है। तो ये यहाँ पर ये देखेंगे तो ये इसको कंपनी अचीव कर लिया है। 20% कंपनी का अगर देखें तो इबिडा मार्जिन का यहाँ पे कंपनी ने टारगेट रखा है, जो कि अभी 14% का है। तो ये यहाँ से इंप्रूव होते हैं, यहाँ से देखना होगा कि ये कैसे इंप्रूव यहाँ से होता है। कंपनी की जो सब्सिडरी है वहां से ही ये जो टर्न अराउंड होगा, जो जो अभी लॉस मेकिंग है वहां से ये इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ से दिख सकता है। आरओसी कंपनी ने 20% का गाइड किया है, जो कि अभी करीब 17% पे है और 17 to 19% के आसपास है, जो कि यहाँ से अचीवेबल लगता है। फ्यूचर एंड क्लीन एनर्जी में कंपनी ने 20% का गाइडेंस यहाँ पे दिया है। तो जो ग्रीन फ्यूल इनका जो एक्विजिशन है वहां से कंपनी काफी ज्यादा बुलिश है, वहां से ऑप्टिमिस्टिक है कि वहां से बिजनेस लेके आएगी। और जो टेलीमेटिक्स है, जो न्यू ईवी गाड़ीज है आ रही है, वहां से कंपनी को 20% कंपनी को अपना रेवेन्यू का शेयर लेके आना है, जो कि अभी 14% पे है। सो वो भी यहाँ पे एक अचीवेबल लगता है 2031 तक। तो ये सारी चीजें देखनी इंपॉर्टेंट है। अगर गाइडेंस एंड अजम्पशन यहाँ पे देखता हूँ 1573 के स्टॉक प्राइस पे मैंने किया था, तो एक्चुअल अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये करीब 60 के पी पे निकल के आता है। एस्टिमेटेड जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैं देखता हूँ, जो रेवेन्यू 47-28 करोड़ का, एबिडा मार्जिन 14% के 14.5% के साथ यहाँ पे देखता हूँ, तो पी इसका 43.5 का बनता है। फिर भी एक हाई पी है अगर ये कंपनी अचीव भी करती है तो। FY27 का यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5674 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू देखने मिल सकता है, और 15% का यहाँ EBITDA मार्जिन अगर देखने मिलेगा तो कंपनी का 30.3x का यहाँ पर जो फॉरवर्ड पी है देखने मिलता है। तो ये भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखेगी। FY27 की बात कर रहा हूँ मैं। और 28 में अगर देखते हैं 20% की ग्रोथ के साथ, तो यहाँ पर 16% का अगर EBITDA मार्जिन कंपनी लेके आती है तो अराउंड 22.6 का यहाँ पे पी निकल के आता है। तो यहाँ इस लेवल पर आके कंपनी अब 28 तक एक रीजनेबल पी पे आएगी। लेकिन अगर कंपनी से फास्ट ग्रो करती है, जो कंपनी ने दिखाया है, तो कंपनी को मार्केट और रिवॉर्ड कर सकता है। अभी अगर करंटली वैल्यूएशन देखेंगे तो 47 पे, तो अभी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे एक देखेंगे तो कंपनी ट्रेड हो रही है। तो अभी कंपनी में एक ऐसी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस फॉल होता है, मार्केट अगर फॉल जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन चल रही है, और अगर मार्केट फॉल होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकती है। बट डू नॉट टेक एज एन स्टॉक रिकमेंडेशन बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर आ रहे। एंड द की रिस्क, जो क्रूड ऑयल प्राइस का रिस्क यहाँ पे हो सकता है, जिससे कैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो वो एक यहाँ पे रिस्क बन सकता है डायरेक्टली भी, क्योंकि प्लास्टिक जो मोल्डिंग का जो इनका बिजनेस है वहां पर एलपीजी और ऑयल का काफी यूज होता है, उस कारण इनका जो मार्जिन पे भी प्रेशर आ सकता है। इनडायरेक्टली जो अगर गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ते हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उस कारण गाड़ियों के जो प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, तो उस कारण अगर डिमांड कम होती है ओईएम की, तो इनकी भी डायरेक्टली डिमांड यहाँ पे कम होती हुई दिख सकती है। एंड कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर मुझे इस कंपनी में दिखता है, और एक डेट का रिस्क जो यहाँ पे दिखता है बैलेंस शीट में, जो हमने देखा। जो कस्टमर कंसंट्रेशन है वो जो M&M के साथ है, अभी 27% है, वो यहाँ से इंप्रूवमेंट होते हुए नेक्स्ट उसमें देखना है कि कैसा ये दिखता है। सो इट्स ऑल अबाउट ल्यूमिक्स ऑटो टेक्नोलॉजी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर आपको और ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, डीप एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और एक पिन कमेंट मैंने छोड़ी है, उस पिन कमेंट में आप
अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं आप चाहें, जिसका अगर एनालिसिस चाहते हैं मैं उसका एनालिसिस करूं, या फिर कोई भी क्वेश्चन है मैंने कुछ भी इस वीडियो में मिस किया है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू reply on that or try to cover what your topic is. Thank you so much and take care.